गुड इवनिंग एवरीवन। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज की हमारी यूट्यूब सेशन में। और ये जो क्लास है हमारी वो कॉस्ट अकाउंटिंग की है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसमें हम प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड इशू इस पर बात करने वाले हैं। यानी कि एक मटेरियल किस तरह से प्रोक्योर किया जाता है, क्या उसका स्टोरेज होता है, किस तरह से इशू होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखने वाले हैं। वन बाय वन करके हम चीज़ें देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, देखेगा ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया हुआ है। द मटेरियल विच कैन ईजीली आइडेंटिफाई, जिसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, एट्रीब्यूटेबल जो होता है उसे आप डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो क्या है, आइडेंटिफाइबल नहीं होता। ठीक है जी, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसका मटेरियल लेकर आते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ आती है मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल आपको ये बताती है कि हम जो मटेरियल लेकर आ रहे हैं वो आपका कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हमारे पास जो मटेरियल है वो अवेलेबल ना हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास एक्सेस में मटेरियल आ गया जिससे कि मटेरियल की वेस्टेज हो। तो मटेरियल कंट्रोल जो है वो ये बताता है कि हमारा जो कॉस्ट है मटेरियल की वो इफेक्टिव तभी रह सकती है जब हम उसे सेफली मेंटेन करके रखें, प्रोडक्ट को डिलीवर इजीली कर पाएँ। तो वो आपका मटेरियल कंट्रोल होता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद मटेरियल कंट्रोल के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, टाइप ऑफ मटेरियल जो हमें अवेलेबल होना चाहिए उसको ये कॉन्टीन्यूसली प्रोक्योर करने का काम करता है। जो ओवर स्टॉकिंग है मटेरियल की उसको रोकने का काम करेगा, अवॉइड करेगा, जिससे हमारा कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोस्ट फेवरेबल परचेज हमें मिलेगी क्योंकि हमारे पास सारा मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा और लोअर प्राइस पर हम मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं। क्वालिटी कंसिस्टेंट जो चीज़ें हैं वो मेंटेन की जा सकती है बाय द इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके बाद है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन आसानी से चेक कर सकती है अबाउट द स्टॉक, हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, हमें आगे एक्सेस में कितना स्टॉक लाना है, वो सारी चीज़ें। फ़ायदे इसके क्या हैं, एडवांटेजेस आप देख लेते हैं कि मटेरियल कंट्रोल के बेस्ट एडवांटेज क्या होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि सप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगी, कॉन्टीन्यूस सप्लाई होगी, बार बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी, मटेरियल को चोरी होने का ख़तरा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके एडवांटेज में आ जाती हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रही हैं चीज़ें। आसान सा है टॉपिक, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है परचेज प्रोसीजर। यानी यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि हाउ टू बी परचेज द मटेरियल, किस तरीके से एक फ़र्म जो है वो मटेरियल परचेज़ करती है और उसको आगे सेल करती है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके के तरीके होते हैं, या तो हम सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं या फिर डिसेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रलाइज परचेजिंग की, तो यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का सारा जो इशू है, जो मटेरियल है वो आपका एक ही जगह पर मिलेगा आपको, वो सेंट्रलाइज परचेजिंग होती है, जहाँ पर अथॉरिटी सामान परचेज करने की अथॉरिटी पूरी होती है और आपके पास पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जो मटेरियल इशू करने को तैयार है, तो वो सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइजेशन में एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है और आपको परचेज के लिए अलग अलग लोकेशन पर जाना पड़ेगा, तो दिस इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन में होता है पर्टिकुलर आपका लोकेशन होता है फॉर डूइंग द परचेज ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो दोनों परचेजिंग में ये आपका जो है वो मेन डेफिशिएंसी है, सॉरी बेनिफिट होते हैं।
एडवांटेज और डिसएडवांटेज पक्का कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेंगे आप लोग। अगली चीज़ है व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन परचेज। तो परचेज करने में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले रिक्विजिशन, यानी कि ये चेक करना कि हमें कितने नंबर ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितने यूनिट हमें परचेज करनी पड़ेगी। तो वो आपका स्टेप नंबर 1 है, और वो कौन बताता है, हमारा स्टोर कीपर बताएगा। ये वो उसका स्पेसिमेन होता है जिसमें वो सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, कोड, क्वांटिटी और रिमार्क इनके अकॉर्डिंगली बताता है कि हमें कितना मटेरियल यूज़ होगा, कितना रिक्वायरमेंट है इन आवर फ्यूचर प्रोजेक्ट। जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए कितना मटेरियल चाहिएगा, तो वो कौन बताएगा, आपका स्टोर कीपर। ठीक है जी। अगला है सिलेक्टिंग ऑफ सप्लायर। हम एक सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम अपना ऑर्डर मंगवाएंगे। ठीक है, कंपनी ऐसा नहीं करती कि भाई एक ही सप्लायर हमेशा रखे, नंबर ऑफ़ सप्लायर उसके पास है और उनकी कोटेशन के मुताबिक वो जो उसका फेवरेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर प्लेस करेगी। और ऑर्डर प्लेस करते समय वो कोटेशन चेक करती हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द कोटेशन होगी, जिसमें अलग अलग सप्लायर क्या प्राइस हमें देगा प्रोडक्ट का या उस मटेरियल का, कितना परचेज वो लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हमें देता है। ठीक है, तो दिस इज़ द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ आवर कोटेशन की कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है ये। थर्ड स्टेप में हम ऑर्डर परचेज करेंगे, जिसमें ऑर्डर परचेज का ऑर्डर जो है वो दे देंगे, जिसमें सप्लायर को चूज़ कर लिया जाएगा और आप एज अ परचेज डिपार्टमेंट अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे सप्लायर के नाम का, और वो उस क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो आपकी नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उस ऑर्डर को प्लेस करना शुरू हो जाएगा। ठीक है भी। और ये आपका परचेज ऑर्डर का स्पेसिमेन होता है। यहाँ पर आइटम कितनी है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, कोड नंबर, प्राइस, टोटल और रिमार्क, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इसमें होती है, सो दैट कि प्रोडक्ट इजीली परचेज किया जा सके, सारी जानकारी उसमें दी जा सके। अगला है रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, जिसमें आप ऑर्डर रिसीव करते हैं और अपना मटेरियल का इंस्पेक्शन करेंगे, यानी ये चेक करेंगे जितना क्वांटिटी आपने मंगवाया था क्या उस अकॉर्डिंग क्वांटिटी हमें मिली है, नहीं मिली है, उसके चीज़ को चेक करेंगे। और इसे हम गुड रिसीव नोट में जो है वो लिखते भी हैं। ठीक है, एक आपका स्पेसिमेन होता है जिसमें आप गुड रिसीव का एक नोट बनाओगे और उसमें लिखोगे कितनी क्वांटिटी हमें मिली, कितना हमने ऑर्डर किया था, क्या हमें मिल चुका है, क्या नहीं मिला है, वेस्टेज कितना हुआ है, डैमेज कितने प्रोडक्ट हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पर लिखेंगे। और पांचवा है पासिंग द बिल ऑफ पेमेंट। जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि मटेरियल हमारे मिल गया और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो बिल ऑफ पेमेंट करेंगे, जिसमें आप बिल जो है वो अपने सप्लायर के नाम का बना देंगे और उसकी फाइनली जो है वो पेमेंट करेंगे। तो दिस इज़ द परचेजिंग स्टेप। समझ आ रही है, ये क्या है, आपके परचेजिंग के स्टेप्स हैं। अगला है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। जब आप मटेरियल लेकर आते हैं तो उसको स्टोर करना भी एक मस्ट फंक्शन होता है, जिसमें आप वेयर हाउसिंग में जाकर सारा का सारा सामान स्टोर करते हैं। वहाँ पर एक आपका स्टोर कीपर होगा जो सारा का सारा काम जो है वो करेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, ये सारे उसके फंक्शन हैं। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल रिसीव करने का काम उसका है। परचेज रिक्वेजिशन चेक करना और उसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को देना, वो उसका काम है। प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, कितना रिसिप्ट है, कितना इशू है, कितना हमने नया लेकर आए हैं, वो सारी बातें। अरेंजमेंट करना प्लेस की, और जो प्रॉपर ऑथराइजेशन है कौन उसे स्टोर को इशू करेगा मटेरियल, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कंट्रोल में आती हैं। स्टोर हैंडलिंग करना, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना, ये सारे काम इसके हैं। ठीक है भाई, समझ आ जाएगी सभी को। अगला है लोकेशन ऑफ द स्टोर। जहाँ पर आप लोकेशन चूज़ करते हैं तो लोकेशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजीली हो पाए। ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज़्यादा मस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब हम मटेरियल इशू करते हैं तो इशू करने के लिए हमारे पास एक मटेरियल का रिक्वेजिशन फॉर्म आता है, उसमें बताया जाएगा कितना मटेरियल हमें जो है वो मांगा गया है। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो मटेरियल इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल के बारे में चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, तो वो आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द ओवरऑल अबाउट द यूनिट नंबर 3। जो चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं।
इसके अलावा कोई और अगर पॉइंट बच भी जाएगा तो वो आप में से अगली क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है भाई, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच टू बी ज्वाइन। एंड जो भी नया है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेगा ताकि सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।